कैसे हो बच्चों? चलो आज के लेक्चर में क्या करेंगे? आज के लेक्चर में गुस्सेट कुमार का 2020 पेपर सूट जो है उसमें पेपर नंबर 5 सॉल्व करने वाला है। नहीं किया है अभी तक तो पहले कर लो, उसके बाद लेक्चर बैठो और सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमको पता है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज जो डाइपोल बना रहा है और उसकी डाइपोल मोमेंट होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम -q टू +q। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द स्पेस इज दिस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface of area 50 meter square placed in xy plane inside the electric field। एक चीज समझो आप कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। आपने जो प्लेन रखा है वो रखा है अपने xy प्लेन। हमको पता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका प्लेन xy प्लेन में है तो यहां पर उसका डायरेक्शन, अरे ये क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में होगा तो इसको क्या लिखेंगे? 0 0 50 लिखेंगे। हाँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 5 2 और 3। हमको फ्लक्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला हम जानते हैं E डॉट ए। E कौन है बच्चों? 5 2 3। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 0 50। इसको करेंगे तो 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 50 ये हो जाएगा 150। तो ऐसा एक ही आंसर है जो आपको मिलने वाला है किसमें? बी में हमको मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड चार्ज 3e ट्रैवल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन एक्सेलरेशन। कोई q चार्ज जब E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगने वाला है F इज इक्वल टू QE। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू QE। लेकिन यहां पर देखो ये जो मास है वो m नहीं दिया है, यहां पे 2m दिया है। तो आपको दिखना चाहिए ये m नहीं है, ये 2m है इंटू a। चार्ज कितना है? 3e जितना है इंटू a। तो यहां पे एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 3e अपॉन 2m। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आपका आ गया बी में। फोर्थ, if an aluminum sheet of negligible thickness is placed between two plates of capacitor, its capacitance will be। याद रखो बच्चों ये दो प्लेट है, मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस है d और हम यहां पे पहले वैक्यूम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। तो यहां पे कैपेसिटेंस क्या होगा? k एप्सिलॉन 0 a बाई d। ये तो यही हो रहा है। लेकिन हमने अभी क्या किया, ये दो प्लेट्स के बीच में हमने एक थीन बहुत ही पतली सी एल्यूमिनियम शीट रख दी। एल्यूमिनियम जो होता है उसका वो कौन है? कंडक्टर। तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। और ये बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो एरिया और ये वाला एरिया वहां पर तो वैक्यूम ही है। तो इसका के क्या होगा? 1 और इसका के क्या होगा? इनफाइनाइट। और ये नेग्लिजिबल थिकनेस है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डी थिकनेस, जो डी लेंथ वाला एरिया है उसमें वैक्यूम ही है। तो यहां पे नया कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2। लेकिन बच्चों जो वैक्यूम वाला एरिया है उसकी विड्थ हम k ही रखेंगे, k1 1 ले लेंगे। यहाँ पे जितनी भी t लो लेकिन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट तो ये तो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 a बाई डी। तो नेग्लिजिबल है तो कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिफ्थ वाला बोलो, टू कैपेसिटर C1 and C2 are charged to 120 and 200 respectively. It is found that by connecting them together the potential on each can be made 0। समझो आपने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, दूसरे को भी चार्ज किया, अभी दोनों को कनेक्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल 0 हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल चीज कि आपने दोनों की ऑपोजिट नेचर वाली प्लेट्स को कनेक्ट किया है, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे और उसके कारण चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का नेट आएगा 0। और ऐसा कब होगा? जब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। जब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज है वो सेम होगा तो आप एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पे कनेक्ट करोगे तब जाके ऐसा होगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q2।
Q1 होगा C1V1 और Q2 होगा C2V2। तो C1 और इसको चार्ज किया था 120 से और इसको चार्ज किया था हमने 200 से, 40 से यहाँ पे 3 आएंगे और 40 से यहाँ पे 5 आएंगे, तो यहाँ पे 3C1 इज इक्वल टू 5C2। ऐसा कहाँ पर है? 3C1 इज इक्वल टू 5C2। सिक्स्थ, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस, large distance from collection of charge whose total sum is not zero or approximately। भाई देखो एक चीज, यहां पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, बराबर है, बहुत स्मॉल एरिया में चार्जेस पड़े हैं। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करने जाएंगे तो जो क्लोज एरिया होगा उसमें उसका शेप अनइवन होगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू लॉन्ग डिस्टेंस ये बहुत छोटा होता जाएगा। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इसको हम पॉइंट मान सकते हैं, और जो पॉइंट है तो यहां से आर डिस्टेंस पे जितना पोटेंशियल होगा यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह पे सेम होगा, तो इसको कनेक्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा स्फीयर। याद रखो, लार्ज डिस्टेंस पे आप जो ग्रुप बनेगा उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। 7, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन ऑफ दिस मच इज, भाई ये कौन है? ये कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। याद रखो, सही है ना? याद रखो, रेजिस्टिविटी कौन होती है? रेजिस्टिविटी का डायमेंशन होता है M1 L3 T-3 A-2। सही है? सही है, सही है ना बच्चों? रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टिविटी रो RA/L होती है। एक मिनट मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख के शो करता हूं। तो देखो, R होता है रो L/A, तो रो क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? M1 L2 T-3 A-2। एरिया होता है L2 और लेंथ होती है L1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, लेकिन ये तो उसका नेगेटिव ऑपोजिट है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस है, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/रो, और वो होता है सिग्मा, तो वो आपको देगा M-1 L-3 T3 A2। कहां पर ऐसा? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। 8, एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स 25 रोटेशन इन 1 सेकेंड on circular path, then amount of electric charge passing through any point in circular path in 10 सेकेंड। एक सेकंड में कितने रोटेशन हुए? 25। तो 10 सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे? इन 10 सेकंड टोटल हो जाएंगे 250 रोटेशन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, तो E जितना चार्ज पास होगा, तो 250 बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज 250E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻19, 4 इंटू 10⁻⁻17। 9, a circle of 2.5 meter radius is made by using uniform cross section and resistivity 1 meter square. If resistance of this wire is 10 pi ohm, then the resistivity of material of wire is सर्कल ऑफ रेडियस। ओके, हमको एक रेडियस, एक सर्कल दिया है ना, ये शेप में एक रेजिस्टेंस है जिसकी रेडियस हमको दी है 2.5 मीटर। सही है बच्चों? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया है 1 मीटर स्क्वायर। इसकी पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा? जो हमारे वायर की लेंथ होगी, जो वायर था उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा उतनी वायर की लेंथ होगी, और हमको उसका रेजिस्टेंस भी दिया है 10 पाई ओम, और रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला है ρL/A, तो रो हो जाएगा RA/L। R कौन है बच्चों? रेजिस्टेंस 10 पाई। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1। अरे लेंथ लिखनी थी ना बच्चों हमको। अभी एक ही जगह पे चलो 1 रख ही देते हैं। और L कौन है? L आपका है 2πr। तो इसको मैं कट करूंगा तो 5, तो ये 5/r। R कौन है? रेडियस 2.5 मीटर, तो ये क्या आया? 2 ओम मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। याद रखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसको उसकी वेलोसिटी
कि डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा कोई भी कंडीशन में, कोई भी एंगल पे। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडल आर, भाई हमने पता है कि ये सोलेनॉइड है, उसके इनर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी एक्सिस को कैसी होगी, पैरेलल टू द एक्सिस। 12, a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 tons each. The diameter of solenoid is given 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid. हमने यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया है, लेकिन उसको एक लेयर नहीं है, ये जो टर्न्स है उसके ऊपर और टर्न्स है, इसके ऊपर और एक टर्न लेयर है, और उसके ऊपर भी एक और है बच्चों। देखो लेयर पे लेयर, तो टोटल ऐसे 4 लेयर है। एक लेयर में नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 400, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए, लेयर कितने हैं, 5 लेयर्स है बच्चों, 5 लेयर्स है, मैंने गलत पढ़ा, लेयर्स 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, 5 लेयर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए, 2000। सही है। हाँ, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 n I, n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन नहीं, हमको तो टोटल टर्न्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, n बाई l लिख लेंगे यहाँ पे, म्यू 0 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 मतलब 2 इंटू 10 टू 3, करंट हमको दिया है 8 और लेंथ आपको दिया 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8, ये मैंने ले लिया 10। यहां पे क्या होगा, पाई को पाई रहने देना है, सही है, तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा। कहां पर है आंसर, तो आपको आंसर में मिलेगा बी। 13, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बोलो इससे इजी जीवन में कुछ भी हो सकता है, नहीं, इसको तो डायमेंशन होता नहीं है, तो m का डायमेंशन देखने जाएंगे तो करंट का होगा A1 है ना, और एरिया का होगा L2, तो L2 A1 कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो D में। 14, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज, तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कोई भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे डायरेक्शन शो करेगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फिर जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको 2 टेंजेंट मिलेंगे, जो हमको 2 डायरेक्शन बताएंगे कि भाई यहाँ पे भी एक डायरेक्शन है और यहाँ पर भी है, सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कभी भी हो सकती नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 डायरेक्शन, ओके, तो आपका आंसर यही आएगा। 2 वैल्यूज तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये सही है, डायरेक्शन 2 मिलेगी हमको, 2 डायरेक्शन, ओके सही है। 15, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये हो गया कौन, टेस्ला। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोली है, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब कौन होगा, याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखो बी, तो ये कौन होगा, फाई अपॉन ए, तो ये हुआ वेबर और ये हो गया मीटर स्क्वायर। याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे। 16, अ करंट I is flowing through a toroidal solenoid of radius r, length L and area A. If the number of tons of toroidal solenoid is n, the energy stored in the toroidal solenoid. तो सोलेनॉइड हम कैसे लेते हैं, ऐसे, और टोरॉइड क्या होता है भाई, टोरॉइड इसको हम सर्कुलर बेंड कर देंगे तो ये बन गया टोरॉइड, इसकी रेडियस हमको दी है r, तो इसकी लेंथ क्या होगी, L होगी, उसका सरकमफरेंस 2 पाई r, इसका क्रॉस सेक्शन A दिया है, इसमें से करंट नंबर ऑफ टर्न्स n है। मैं एक ही चीज जानता हूं कि भाई सोलेनॉइड का इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू 0 n स्क्वायर A बाई L, लेकिन L कौन होगा बच्चों, म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन 2 पाई r।
और हमको स्टोर्ड एनर्जी गिननी है, तो इंडक्टर एल को आई करंट पास करवाएंगे तो एनर्जी क्या होती है 1/2 Li²। तो 1/2 एल क्या लिख लेंगे μ0n²a/2πr, सही है, इंटू I²। मैंने गलत तो नहीं किया कुछ, देख लो एक बार, सही है, 1/4 वाला आंसर ही आएगा। कहां पर है ऐसा, सही है ना, कहां पे 1/4 वाला, ये रहा। 14 अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया है 1.5 हेनरी। द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20, मतलब करंट का चेंज आपको दिया है 20 एम्पियर और टाइम पीरियड आपको दिया है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज विद द अदर कॉइल। हमको पता है फ्लक्स फाइंड करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था, ΔΦ/ΔI लिख सकते हैं। तो ΔΦ फ्लक्स पूछा है तो m इंटू ΔI हो जाएगा। m कौन है बच्चों 1.5, करंट चेंज कितना है 20, तो ये आपको मिल जाएगा 30 वेबर। तो आपका आंसर यहाँ पे 30 वेबर आने वाला है। हाँ, जो EMF पूछा होता तो आप क्या करते, तो ΔΦ/ΔT ही कर लेते। तो डेल्टा फ्लक्स में चेंज कितना आया 30 और करंट टाइम कितना था 0.5, तो आपको यहाँ पे EMF 60 वोल्ट मिलने वाला था। जो EMF पूछा होता तो ये आंसर आता, फ्लक्स है तो आपका 30 वेबर ही आएगा। 18 A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt and 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. IRMS is equal to हम यहाँ पे लिख सकते हैं VRMS/Z। सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो यहाँ पे लिखेंगे VRMS/Z, मतलब 1/ωc। तो यहाँ पे VRMS और ωc ऊपर जाएगा। चलो VRMS हमको कुछ नहीं यहाँ पे नहीं बोला तो ये 110 ही होगा। एक मिनट, पहले इसको 2πν लिख लेते हैं तो पता चले। चलो ये कितना है 110, 2 पाई कितना है 3.14, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 है, नहीं 60 है, फ्रीक्वेंसी 60 है। ध्यान रहे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 और कैपेसिटेंस आपको 60 माइक्रोफेराड, 60 इंटू 10⁻⁶। चलो इसको करें ठीक से, 110 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3600 इक्वल टू, और इसके 6 पॉइंट कवर कर लूंगा मैं तो 2.47 जैसा कुछ आ रहा है, 2.49 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर बैठ जाएगा ए। 19 अरे यार, 220 वोल्ट AC सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओम एंड इम्पीडेंस ऑफ 44 ओम, देन डिसिपेटेड पावर फ्रॉम द सर्किट इज। ओके बच्चों, तो यहां पर तो थोड़ा कुछ करना तो पड़ेगा। पावर का डिसिपेशन क्या होगा, पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर इंपीडेंस भी, अरे इंपीडेंस ही दे दिया है तो फिर इसमें क्या यार, इंपीडेंस दे दिया है तो चलो इसमें कुछ कर लेते हैं। इंपीडेंस दे दिया है तो फिर यहां पर ही कुछ कर लेते हैं। तो IRMS के जगह पे क्या लिख सकते हैं, VRMS, देखो एक स्टेप ज्यादा लिखता हूं अपॉन Z, और इसकी जगह पे R/Z लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा V² RMS का स्क्वायर अपॉन Z² इंटू R। चलो यहाँ पे तो पावर क्या होगा, VRMS आपको 220 दिया है, 220 इंटू 220, रेजिस्टेंस आपको दिया है 22 और Z आपको दिया है 44। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 25 इंटू 22 550, कितना आ जाएगा 550, सही है। 20 द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। याद रखो, जो हम वोल्टेज को लेंगे V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, तो उसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ मीन टाइम पीरियड ये होगी 2Vm/π। याद रख लो, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, याद रख लो। एक हाफ टाइम पीरियड पे उसकी एवरेज वैल्यू ये होती है, और हमको रेशियो बोला है द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू। RMS ऊपर आएगा
और ये हमको एवरेज नीचे लेना है। तो ये हो गया Vm/√2 और ये हो गया 2Vm/पाई, तो ये ऊपर गया पाई अपॉन 2√2, ऐसा आंसर आना चाहिए। Vm चला गया भाई, यहाँ पे और कोई तो दिया नहीं है, मतलब यही आंसर चलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे रेशियो उल्टा लिया उन्होंने, रेशियो ऑफ RMS, तो ऊपर RMS लेंगे और नीचे हाफ साइकिल पे एवरेज वैल्यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, रेशियो ऑफ हाफ साइकिल पे एंड VRMS, तो ये आपका हो जाता 2√2 अपॉन पाई। 21, विच लैम्प इज यूज्ड इन अ फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट। भाई किसके कौन सा यूज कर रहे हैं सब पूरी दुनिया को पता है ना। वार्म लगे इसके लिए हम यहाँ पे इंफ्रारेड यूज करते हैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई बहुत बार लिखा है, ये तो आना चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 23, in total internal reflection when the angle of incidence is equal to the critical angle for pair of media in contact, what will be the angle of refraction। यहां पे क्या बोला है, in total internal reflection when the angle of incidence is equal to the critical angle। ओके तो रिफ्लेक्शन, अरे ये तो डेफिनेशन है यार क्रिटिकल एंगल की। क्या था, हमने पढ़ा था जब 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 यहां से रे आएगा और जब वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करेगा तब ये रे रिफ्रैक्टेड रे इसको पैरेलल जाएगा, मतलब यहां पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ओके 24, एन एयर बबल in a glass with refractive index 1.5 near normal incidence is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from opposite face। The thickness of the slab in centimeter। समझो ये चीज, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, पेपर वेट बोल देते हैं, इसके अंदर एक बबल बना हुआ है। ये बबल जो देखेंगे तो यहां से हमको इतनी उसकी एक्चुअल डेप्थ है और यहां से देखेंगे तो उसकी एक्चुअल डेप्थ D2 है। तो ये पूरा जो आपका स्लैब है उसकी थिकनेस क्या होने वाली है, D1 प्लस D2। जो बबल पेपर मतलब ग्लास स्लैब है उसके बीच में कहीं पर है, तो ये यहां से D1 यहां से D2, तो आपको टोटल थिकनेस मिलेगी D1 प्लस D2। लेकिन बच्चों जब आप उसको यहां से देखोगे, यहां पे आंख रख के, तो ये यहां पे नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है, क्योंकि ये उसकी कौन होगी, वर्चुअल डेप्थ होगी D1 डैश। और सिमिलरली यहां से देखोगे तो आपको बबल यहां पे दिखेगा थोड़ा, तो ये उसकी वर्चुअल डेप्थ D2 डैश यहां पर होगी, सही है। ओके तो हमने कुछ पढ़ा था कि वर्चुअल डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ DO बोल देता हूं इज इक्वल टू N फ्रॉम, एयर में से देख रहे हो, कहां पे, ग्लास में देख रहे हो, तो यहां पे मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं N बोल देता हूं, तो उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगी, एक्चुअल D इज इक्वल टू, इसको सामने भेज दूंगा तो NDI। DI वर्चुअल डेप्थ है, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एक्चुअल डेप्थ क्या होगी, NDI। तो मुझको इसकी थिकनेस दिखनी है, तो हमको यहां पे दिया है कि जब आपने एक साइड से देखा तो 5 सेंटीमीटर दिखा, मतलब ये आपकी एक साइड की वर्चुअल डेप्थ हो गई, एक साइड की D1 डैश 5 सेंटीमीटर। जब आपने यहां से देखा तो वो आपको यहां पे दिख रहा है D2 डैश, वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल स्लैब की थिकनेस क्या होगी, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। D1 कौन है बच्चों, ND1 डैश, D2 कौन है, ND2 डैश, तो ये N कॉमन निकल जाएगा, D1 डैश प्लस D2 डैश। आपको क्या करना है, N कॉमन निकाल के दोनों का एडिशन ही कर देना है। तो N हो गया आपका 1.5, एक जगह से 5 दिख रहा है, एक जगह से 3, तो ये 8 इंटू ये हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर आने वाला है थिकनेस ऑफ स्लैब। अभी ऐसा क्वेश्चन दोबारा एक, आपको क्या करना है, दोनों वर्चुअल डेप्थ, दोनों फेसिस की वर्चुअल डेप्थ है उसका एडिशन और मल्टीप्लाई बाय N कर लो, थिकनेस ओरिजिनल आ जाएगी। 25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज √2, वन साइड ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश्ड, इफ रे इंसिडेंट एट व्हाट एंगल इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, रिफ्रैक्शन एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री, यार मुझको थोड़ा डाउट क्यों लग रहा है। चलो देखें यहां पे कुछ भी हो, ये एक प्रिज्म है, मान लो कि यहां से एक रे आ रहा है ऐसे,
आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, लेकिन उसकी एक सरफेस को तो हमने पॉलिश कर दिया था, ये सरफेस पॉलिश्ड है, मतलब ये तो मिरर बन गया, ये तो कौन बन गया, मिरर बन गया। तो जो रे यहां से आया, यहां पे इंसिडेंट हुआ, वो वापस इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। हाँ, इसका रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे यहां पे, तो R2 इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो जो, हाँ ये गलती है बच्चों, ये है ना रिफ्रैक्शन एंगल नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, मतलब प्रिज्म एंगल, इसको बोलेंगे प्रिज्म एंगल 30 डिग्री। ये प्रिज्म एंगल दिया है, हमको पता होना चाहिए कि R2 आपका 0 है, यहां पर जो एंगल बनने वाला है वो R1 है, और एक ही वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, R1 प्लस R2, तो ये हो गया 30, वही अपना R1 हो गया, क्योंकि ये तो 0 है, तो R1 हमको कितना मिला, 30 डिग्री। ये हमको आइडेंटिफाई करके गिनना है। तो ये एंगल प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, दो सरफेस के बीच का एंगल। ओके, तो फिर यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इंसिडेंट एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे, यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1, लेकिन R1 हम ले लेंगे 30। तो चलो N11 साइन I, N2 आपका है √2 है, और साइन 30 1/2, तो साइन I आपको मिल जाएगा 1/√2, तो I एंगल, इंसिडेंस एंगल आपको 45 डिग्री मिल ही जाएगा। सही है, सही है। 26 कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, याद रखो D साइन थीटा, डिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, मैं जो मिनिमम है उसकी वैल्यू लिखूंगा। याद रखो ये आपका कौन है, सिंगल स्लिट, यहां पे बनने वाला है सेंट्रल मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कितने, 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, वो आपका 90 डिग्री पे बनना चाहिए। तो यहां पे D साइन 90 लिख लेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्बडा, तो यहां पे D इज इक्वल टू लैम्बडा होना चाहिए, तो लैम्बडा अपॉन D इज इक्वल टू 1। सही है बच्चों। अभी कोई बोलेगा सर लेकिन हम यहां पे इनफाइनाइट नहीं रख सकते। अरे बच्चों समझो आप एक चीज, लैम्बडा अपॉन ए जो इनफाइनाइट रखेंगे ना, आंसर अभी ये आएगा। तो ये इनफाइनाइट होने के लिए स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बस स्लिट की विड्थ 0 होनी चाहिए। उसका मतलब यहां पे विड्थ होगी नहीं, यहां से लाइट जाएगा कैसे, सही है। नहीं तो जनरल बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जो डिफ्रैक्शन है वो तो लैम्बडा बाय डी रेशियो पे डिपेंड करता है, जितना ये बड़ा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा। तो बच्चों 1 है और ये इनफाइनाइट है, तो ये बड़ा नहीं हुआ। लेकिन बच्चों डिफ्रैक्शन होने के लिए रेस को जाना भी तो पड़ेगा, तो जो ए 0 हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। इंटरफेरेंस फिनोमिना इज पॉसिबल फॉर विच टाइप ऑफ ए, किसी भी टाइप के लिए इंटरफेरेंस पॉसिबल है। याद रखो, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन याद रखो पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता, याद रखना ये चीज। In Young's double slit experiment, the eighth maximum with wavelength lambda 1 is at distance d1 from the central maximum. Okay, तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, d1 xd अपॉन d पाथ डिफरेंस है, और मैक्सिमा के लिए बोला है, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखेंगे ब्राइट, तो वो होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मतलब इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस के लिखेंगे m लैम्बडा। यहां पे थोड़ा कंफ्यूज करने को बोला है आपको कि भाई यहां पे जो D1 है वो स्लिट की विड्थ नहीं है, वो स्क्रीन के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है m ऑर्डर की मिनिमा का, मैक्सिमा का। तो यहां पे x आपको लेना है कितना, D1, स्लिट की विड्थ आप D ले लो अपॉन कैपिटल D, और ये बना 8 लैम्बडा, क्योंकि यहां पे 8th ऑर्डर की बन रही है। और उसी जगह पे मतलब D2 डिस्टेंस पे कौन से ऑर्डर की बन रही है, 6th ऑर्डर की बन रही है, तो 6 लैम्बडा 2। तो रेशियो लेना है तो ले लो बच्चों, चलो डी निकल गया, तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू 8/6 लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो यहां पे 4/3 अपॉन ये हो जाएगा, कहां पर ऐसा, 4/3 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। 29 if kinetic energy of emitted electron is made, then
its de Broglie wavelength will become how many times इनिशियल de Broglie wavelength। देखो यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है, बहुत गलतियां यार, कोई चेक भी नहीं करता क्या पेपर सेट निकालने से पहले। ओके, de Broglie wavelength क्या होगी? जो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो उसकी de Broglie wavelength होगी लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। अभी आप क्या करने वाले हो? अभी आंसर इसमें से कोई लाना पड़ेगा। तो चलो मैं एक काम करता हूं, नई काइनेटिक एनर्जी पहले से डबल कर लेता हूं। जो काइनेटिक एनर्जी मैं 2k रखूंगा, तो इस 2 को बाहर ले आएंगे तो 1 अपॉन रूट 2 और बाकी रह जाएगा रूट 2m k। तो उसकी इनिशियल जो de Broglie वेवलेंथ थी उससे ये रूट 2 पार्ट की हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आप डबल करोगे, तो काइनेटिक उसकी de Broglie वेवलेंथ का आंसर ये आएगा। जो आप काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर रूट होके बाहर जाएगा, तो यहां पे आंसर 1/2 भी आ सकता है। तो याद रखो यहां पे डबल, 4 टाइम्स, हाफ, अलग अलग आंसर है। जो काइनेटिक एनर्जी हाफ करोगे तो यहां पे 2 आएगा, रूट बाई 2, नीचे 2 आएगा तो रूट 2 होके ऊपर जाएगा, तो ये आंसर भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी 4th पार्ट की करोगे, 1/4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गए 2 आएगा, जो ऊपर जाएगा तो 2 भी आंसर आ सकता है। तो आप फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो ध्यान रख लो। 30 मोमेंट ऑफ फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी f इज, E एनर्जी वाले फोटोन की एनर्जी E बाई C, तो ये उसका मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम एनर्जी कितनी है? hf अपॉन c। तो यहां पे फॉर्मूला आ गया D। 31 व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of 100 वोल्ट। याद रखना, जब भी कोई m मास वाला पार्टिकल जिसका चार्ज q है उसको v वोल्ट से एक्सलरेट करेंगे तो उसकी de Broglie वेवलेंथ होती है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m QE। मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बना के देता हूं, ध्यान रखना। हाँ, कंडीशन यहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक काम करूंगा, h की वैल्यू रखूंगा 6.625 × 10⁻34। यहां पे लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 और उसका चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 और v की वैल्यू भले यहां पे 100 है, मैं अभी नहीं लिखता हूं, इसको रूट v ही रखता हूं। अभी v की वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, यहां पे सिर्फ रूट v ही रखो। हाँ, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे 6.625 × 10⁻34 और यहां पर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले पावर को सेट कर लो, -31 -19 -50 और इवन डिजिट हो रही है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो -50 का स्क्वायर रूट होके -25 हो जाएगा और इन तीनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू ए और उसका स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया 5.396। चलो डिवाइड करेंगे, 6.625 डिवाइडेड बाय 5.396, ये हो गया 1.227। अरे यहाँ पे रूट वी रह गया, रूट वी। ओके, और ये हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा अपॉन रूट वी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.227 अपॉन रूट वी इंटू इतने नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर लिख सकते हो। देखो 10⁻⁹ चलेगा, याद रखना। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो नैनोमीटर में है तो इतना, लेकिन बच्चों नैनोमीटर में सही है ना, देख लो एक बार, -9 ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो नैनोमीटर में इतना 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। लेकिन आपको 100 वोल्ट लेना है तो मैं यहाँ पे 1.227 अपॉन 100 यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। सही है, सही है। 32 the energy of an electron revolving in a stationary orbit is always negative because वह stationary orbit में, कोई भी orbit में होगा बच्चों, वो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग कंडीशन में होगा और बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर? मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हमको पता है हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू 1 उसका ग्राउंड स्टेट होता है। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है जहां पर उसकी एनर्जी होती है 13.6 eV। उसके एक्साइटेड स्टेट कौन से है? ये सब
जहां ये सेकंड ऑर्बिट है जो उसका फर्स्ट एक्साइटेड होगा, फर्स्ट एक्साइटेड, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, लेकिन हमको मिनिमम एक्साइटेशन में भेजना है तो कंपलसरी हमको उसको फर्स्ट से सेकंड में भेजना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर उसकी एनर्जी क्या है -3.4 eV। सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, इतनी। तो हमको यहां से यहां पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो माइनस मतलब अरे नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दो यार, डिफरेंस ले लो। तो यहां पर हम कर लेंगे 13.6 eV माइनस 3.4, तो ये हो जाएगा 10.2 eV। सही है, सही है। 34 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इनफाइनाइट। भाई याद रखो, हमने जो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी वो लाइमन, पाशन, बैकेट, फंड, बामर, वो सब थी, सही है कि नहीं। लेकिन वो 5 सीरीज नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी 2 ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन करेगा तो हमको एक लाइन मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, तो हमको ऐसी कोई भी इनफाइनाइट ट्रांजिशन मिल सकती है, तो इतनी हमको नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। 35 अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट, भाई अल्फा पार्टिकल कौन है, हीलियम का न्यूक्लियस। याद रखना न्यूक्लियस है तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, बस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हमको He बोला होता तो इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते, लेकिन अल्फा पार्टिकल है तो इसमें 2 प्रोटॉन और सिर्फ 2 न्यूट्रॉन ही होंगे। 36 द फॉलोइंग शोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सिर्फ प्रोटॉन, तो हमको सिर्फ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो हमको न्यूट्रॉन्स मिल ही जाएंगे, A माइनस Z। 37 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन एंड द अल्फा पार्टिकल इज दिस। अरे ये गलत है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा होगा, तो यहां पे कौन आएगा, अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे बोलेंगे इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई देखो ये डायोड है, यहां पे मैं आपको एक फिगर और क्लियर करके बताता हूं। ये जो डायोड है ये उसका पॉजिटिव माना जाएगा और ये उसका नेगेटिव, मतलब यहां पे आप इसको 0.3 वॉट लिख लो। ये डायोड का फॉरवर्ड बायस ड्रॉप है वो 0.3 है, जहां पर P है उसको पॉजिटिव मानना है, उसकी जो उसकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन में है, सही है। ओके, तो यहां से निकलेंगे, चलो यहां से निकलेंगे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है VA। यहां पे आए, अरे ये K नहीं होगा, ये 5 ओम होगा, ये 5 ओम होगा। किलो ओम तो नहीं है, शायद किलो ओम होगा। बच्चों गलत है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। ये कौन है बच्चों, ये ओम है, ये ओम है, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। ओके, तो चलो यहां से निकले तो पोटेंशियल था VA, फिर कौन आया, रेजिस्टेंस, और जर्नी की डायरेक्शन में करंट है तो माइनस I1R1, फिर आया डायोड। डायोड का पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव 0.3, फिर रेजिस्टेंस आया तो I2R2, और फिर आप पहुंचे B पे तो पोटेंशियल होगा VB। तो हमको चाहिए VA माइनस VB, तो इनको अपोजिट भेजूंगा तो I1R1 प्लस I2R2 प्लस 0.3 कर सकते हैं। चलो I1 कितना, 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली बोले तो 10⁻³ इंटू 5 किलो ओम, तो 5 इंटू 10⁻³ एक, प्लस ये भी सेम है 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस, और ये 0.3, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1, 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 और ये 0.3, तो आपका आंसर बैठ जाएगा 2.3 वोल्ट। सही है। 39 इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड द विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। याद रखना, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में एक्सटर्नल पीडी और डेप्लेशन लेयर का बैरियर पोटेंशियल दोनों एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज करोगे पोटेंशियल बैरियर और विड्थ दोनों डिक्रीज होती जाएगी। 40
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर इन its density of conducting charge is n and drift velocity is v, now increasing the temperature of semiconductor. but drift speed का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, I is equal to a n e, और a कौन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाओगे नंबर डेंसिटी क्या होगी बच्चों, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने होल्स और इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, सही है कि नहीं। और नंबर डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन होल जनरली ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड की बात क्या करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड, तो यहां पर ध्यान रखो, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो कोई ये सोचेगा कि सर इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर करंट तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उसके कारण जो आयंस होंगे उनके ऑसिलेशन बड़े और रैपिड हो जाएंगे, और उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होल्स है उनकी कोलिजन भी बढ़ जाएगी, और उसके कारण ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहां पर आएगा, या तो यहां पर भी ये भी लगा लो कि ये इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज होगी। कहां पर है, v decreases and increases, सही है बच्चों, सही है, पक्का। तो 40 तक हमने कंप्लीट किया। रिवाइज अगेन, हमने 5 क्वेश्चन पेपर आज के दिन में खत्म किए। नेक्स्ट पेपर आएगा 6th, लेकिन उससे पहले आपको वो सॉल्व कर लेना है। चलो बरोबर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेहनत करते रहना, हो सके तो रिवीजन भी कंटिन्यूसली करते रहना, सारे फॉर्मूला याद रख लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।